ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, मतलब बिल्कुल बिगनिंग है ये हमारे सिलेबस की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है और इसमें हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली हमारे कॉमर्स फील्ड में हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, बहुत छोटी टर्म है। वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटिंग्स होती है जिसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे इजी टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। पहले हम करेंगे इसका जो फर्स्ट चीज है जो हम इसके अंदर करने वाले हैं वो हम ये समझेंगे कि मीनिंग क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली ये जो पूरी टर्म है ये टू टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल प्लस अकाउंटिंग। सो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लस अकाउंटिंग मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन्स जो मनी के टर्म में मेजर हो सकती है, यानी कि वो ट्रांजेक्शन का बेसिकली मीन होता है वो लेन देन एक बिजनेस के अंदर जिसको हम पैसे के टर्म में मेजर कर सकते हैं। हम ले सकते हैं कि वो हमारा कितने पैसों में वो हमारा लेन देन हुआ है, वो हमारा क्या हो जाता है, फाइनेंशियल हो जाता है। एंड अकाउंटिंग इसमें हम उस सब लेन देन को लेकर चलेंगे जो हमारी मनी की टर्म में मेजर हो सकते हैं। इसके मीनिंग के अंदर हम यही कर रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम उन ट्रांजेक्शन्स को जो मनी की टर्म में मेजर हो सकती हैं उसको लेकर के अपने अकाउंट्स को बना रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर पर्सन का अलग से अकाउंट बना रहे हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है नीड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब पॉइंट ये आता है कि नीड क्यों हुई, जरूरत क्यों हुई, क्यों हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बना रहे हैं या हम अकाउंटिंग ही क्यों कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक तरफ से इस बात को हम छोड़ भी दे तो हम अकाउंटिंग ही क्यों कर रहे हैं, इसकी हमें नीड ही क्यों पड़ी। इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान के चलिए कि शुरुआत के टाइम पे बिजनेसेस कैसे होते थे। बहुत छोटा सा स्केल का बिजनेस है, एक छोटा सा विलेज है जिसके अंदर एक रिटेल शॉप है। मान लो छोटे ही बिजनेस हुआ करते थे तब टाइम पर। अगर मेरी सिर्फ एक रिटेल शॉप है, एक छोटा सा स्केल पर क्या है मेरा बिजनेस है, छोटे स्केल पर मेरा क्या है काम चल रहा है, मुझे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कौन मुझे पेमेंट करके गया कौन नहीं करके गया, सब चीज की मेरे पास मुझे अपने माइंड में ही रह जाता था। मुझे पता चल जाता था कि हाँ मुझे इतना करना है। बिजनेसमैन को खुद ही याद रह रहा है। मान लीजिए हम बिजनेसमैन है, हमें खुद ही याद है, ठीक है। धीरे धीरे अब बिजनेस का स्केल क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। मान लो पहले मेरी एक रिटेल स्टोर था, अब मेरा दूसरा हो गया, धीरे धीरे करके और बड़े होने लगे रिटेल स्टोर्स। यानी कि बिजनेस में क्या होने लगा, इवोल्यूशन होने लगा। बट बिजनेस का स्केल बढ़ने लगा। जैसे जैसे धीरे धीरे करके उस बिजनेस का स्केल क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो अब क्या मैं खुद सब कुछ याद रख सकती हूँ? क्या बिजनेसमैन इतना कैपेबल है, बिजनेसमैन का कोई भी क्या पर्सन इतना कैपेबल है कि वो सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स को याद रख ले, वो हमेशा ही याद रखे। अब मान के चलिए पहले मेरे बिजनेस का स्केल छोटा था, एक ही पर्सन था जिससे मैं क्रेडिट पे कर रही थी, बाकी आमतौर पे मेरा सब कैश बेसिस पर काम हो रहा था, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब मेरे बिजनेस का स्केल बढ़ गया, बिजनेस का स्केल बढ़ा। मान लो पहले मेरा एक विलेज में था, मेरी दूसरे विलेज में भी शॉप हो गई। क्या मैं सभी के लेन देन याद रख सकती हूँ? द आंसर इज नो, मैं नहीं याद रख सकती हूँ। मुझे नहीं याद रहेगा कि मैंने किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। तो बिजनेसमैन क्या करे, अब नीड आई कि कहीं ना कहीं उन चीजों को रिकॉर्ड कर देना चाहिए। क्या नीड आ गई, अब कहीं ना कहीं हम उन चीजों की क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि अब रिकॉर्ड करने से फायदा क्या होने वाला है कि बिजनेसमैन कुछ भी भूलने नहीं वाला। तो जब हम बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, यानी कि जब शुरुआती स्टेज पर था अकाउंटिंग, अपनी फर्स्ट प्राइमरी स्टेज पर था, तो इसका ध्यान कहा था कि बस मैं रिकॉर्डिंग कर लूं ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं कि मुझे किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। ये मेरी होती थी नीड ऑफ अकाउंटिंग। मान के चलिए अब बिजनेसमैन को पता तो चलने लग गया कि मुझे रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी, बिना रिकॉर्डिंग किए तो मेरा काम चलने नहीं वाला। क्योंकि मेरे बिजनेस का स्केल इतना बड़ा हो चुका है कि मैं सब चीज को याद नहीं रखने वाला हूँ, ना मुझसे याद रखा जाएगा। तो मान लीजिए मैंने रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग तो प्राइमरी स्टेज पर थी, शुरू हो चुकी थी रिकॉर्डिंग हमारी करनी, जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बड़ा हो रहा है। अब क्या हुआ, मान लो एक पर्सन मेरे पास आया, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, दिस इज माई बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बिजनेसमैन के लिए क्या है, हर एक टाइम प्रीशियस है। अब कोई आया उसके पास, मान लो उसका सप्लायर आया जिसने उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया, वो आ गया मेरे पास सप्लायर और मुझसे आके डिमांड करने लगा कि जितने मेरे पैसे बनते हैं मुझे दे दीजिए। अब बिजनेस में अलग अलग पेजेस हैं, मैंने फर्स्ट पेज पे रिकॉर्डिंग कर रखी है कि उसने मुझे 10,000 का सामान दिया। सेकंड पेज पे फिर मैंने उसे 25,000 का सामान ले लिया। थर्ड पेज पे मैंने उसे 15,000 की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। यानी कि माइनस बैलेंस, मैंने ये ब्रैकेट डिनोट करती है अकाउंटिंग के अंदर माइनस बैलेंस को। मैंने 15,000 की उस पर्सन को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब फोर्थ पेज पे मैंने क्या रिकॉर्ड कर रखा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं इसी के साथ ही ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ, पेजेस टर्न हो रहे हैं। मैंने नेक्स्ट पेज पे रिकॉर्डिंग कर दी कि मैंने 5,000 का उससे और सामान लिया। अभी आया मेरे पास पैसे लेने, तब तक मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत आगे चल चुकी थी। मान लीजिए कि मैं 50 पेज नंबर पे थी और ये मेरे पास आ गया। ये हमारा सप्लायर है, मान लो सप्लायर का नाम है ए।
अब ए सप्लायर मेरे पास आया और आके मुझसे डिमांड करने लगा कि जितने मेरे बनते हैं ना मैं उसको रिटर्न कर दूं, उसके पैसे मैं उसे दे दूं। अब मैं उसको देने लगी पैसे, अब मैं इतना क्या चेक करूं? मैंने उससे पूछा कि आप बताइए आपके कितने थे। अब उसने मुझे बोल दिया, अब हमारे यहाँ से देखा जाए तो कितने बन रहे हैं उसके 25,000 बन रहे हैं, ठीक है। अब उसने मुझे बोल दिया मेरे तो है 50,000, आप मुझे ये दे दीजिए। अब बिजनेसमैन को क्या लग रहा है, कौन इतना पीछे देखेगा, उसने से 50,000 की पेमेंट कर दी। अब देखिए उसके पास कैश तो चला गया ज्यादा। अब ये तो गलत हो गया, बिजनेस में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम किसी को क्यों एक्स्ट्रा मनी दें। तो इसके लिए हमें पता चला कि नीड ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करके छोड़ दूं, नहीं, मुझे हर एक पर्सन के लिए पर्टिकुलर एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा, जिस पेज पर मैं उसकी सारी ट्रांजेक्शन्स को लिखूं। तो जो फर्स्ट स्टेप था, जहां मैंने सिर्फ अलग अलग एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया, वो मेरा स्टेप था रिकॉर्डिंग। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आया जहां मुझे क्या लग रहा है कि मुझे उससे रिलेटेड हर एक ट्रांजेक्शन को, यानी कि एक पर्सन से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को एक प्लेस पर रखना पड़ेगा। तो वो जो मेरा स्टेप आया वो रिकॉर्डिंग से एक स्टेप प्लस है। रिकॉर्डिंग के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक स्टेप को जोड़ रही हूँ और अब मैं क्या कर रही हूँ, उसका अलग से एक अकाउंट बना रही हूँ, यानी कि मुझे हर एक पर्सन का अलग से एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अकाउंटिंग के अंदर। तो वो जो मेरा रिकॉर्डिंग वाला स्टेप है उससे मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गई और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया रिकॉर्डिंग के बाद, कि मैं उसका एक पर्टिकुलर अलग से अकाउंट बनाऊं। तो उसको मैंने बोल दिया पोस्टिंग। जब मैं अपनी हर एक ट्रांजेक्शन को जहां से रिकॉर्ड हुई है वहां से उठा के मैं इस पर्सन के अकाउंट में डाल दूंगी। अकाउंट अभी मतलब ऐसा नहीं समझिए कि अकाउंट बहुत बड़ी हुई चीज है, अकाउंट बहुत नॉर्मल सी टर्म है, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, इतना ही समझ के चलिए कि पोस्टिंग के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, उससे रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को एक अलग से पेज पर लिख रही हूँ, ताकि जब वो मुझसे लेने के लिए आए तो मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने उससे रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, ये 1 2 3 4 पेज नंबर डालने की बजाय एक ही पेज नंबर पे उसको लिखा। अब इससे फायदा क्या हुआ, जब वो आया लेने के लिए मैंने जिस पेजेस को टर्न किया उसके अकाउंट के पेज नंबर पे आए और उसको क्या कर, तो ये मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये था मेरा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग। अब नीड ऑफ अकाउंटिंग में एक और चीज समझिए, जब बिजनेस के स्केल क्या होने लग गए, बड़े होने लग गए। पहले मेरा छोटा बिजनेस था, छोटे से बड़ा हुआ, मेरा एक रिटेल स्टोर था उससे 2 हो गए, मैं अलग अलग सिटीज में जाकर अपने रिटेल स्टोर खोलने लग रही हूँ। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक तरीके से प्रोग्रेस हो रही है तो मेरी हो रही है, पूरी इकोनॉमी की प्रोग्रेस हो रही है। इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, मेरे जैसे काम करने वाले और लोग हैं। तो बेसिकली अब आप देखिए कि अब हमारा क्या रह गया कि इकोनॉमी के अंदर सभी लोगों की ग्रोथ हो रही है, तो सभी लोग ही क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही शॉप है जो एक विलेज से दूसरे विलेज तक जा रही है, या सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा ही बिजनेस आ गया बहुत ज्यादा। सो क्या हो गया कि कंपटीशन आ गया। कंपटीशन आ गया तो मैं दूसरों के प्रॉफिट भी देखना चाहती हूँ, दूसरों को ये भी देखना चाहती हूँ उसके पास कितनी एसेट्स हैं। एसेट्स मींस अभी बेसिक समझो, जब सेकंड चैप्टर आएगा तो हम एसेट्स बहुत बड़ी एक टर्म है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है एसेट्स का भी। तो हम ये जानना चाहते हैं उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके पास कितनी उसकी वेल्थ है, वो उसकी एसेट है अभी ये मान लो। तो मुझे अब ये भी जानना है, तो इसके लिए अब कंपटीशन बढ़ा तो मुझे अकाउंट्स दूसरे के मुझे भी देखने हैं, दूसरे का प्रॉफिट भी देखना है। तो सिर्फ पोस्टिंग तक तो काम नहीं चलेगा, उसका प्रॉफिट भी देखना है। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जब वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब क्या है, बेसिकली एक अकाउंट है जिसमें से प्रॉफिट और लॉसेस उनको एक जगह पे रखा हुआ, नेट रिजल्ट बता रहा है वो अकाउंट कि मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है मेरी बिजनेस की एक्टिविटी से करके। तो ये मेरा क्या हो गया, नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे 2 कंसेप्ट पूरे हुए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग। और नीड ऑफ अकाउंटिंग में हमने बहुत कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर लिया जिससे अगर हम इसको आगे फर्दर जब हम इसको करेंगे, स्टडी करेंगे इसके बारे में आगे, तो हमें फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा इससे ईज मिलने वाली है। हमें कई सारे कंसेप्ट्स तो ऐसे होंगे जो हमें आते होंगे। तो अब हम इसके बाद आगे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम। अभी हमने देखा कि अकाउंटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, हमने पढ़ा अभी अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हो चुका है, अकाउंट्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, पोस्टिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी बेसिक हमारा काम शुरू हो चुका है। अकाउंट्स की इवोल्यूशन तक हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको, आगे भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें अकाउंट्स को बनाना है, ठीक है, क्यों बनाना है, हमें रिकॉर्डिंग करनी है, वो भी हमने पढ़ा। क्यों रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि बिजनेस का स्केल क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हमें रिकॉर्डिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे लिए क्या आ गया, बिजनेस का स्केल तो बड़ा हो गया, रिकॉर्डिंग तो कर ली, पर अब उसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम आने पर मुझे क्या करना है, उन अकाउंट्स को पेमेंट भी तो करनी है। तो एक जगह पे होगा तो मुझे कन्वीनियंट रहने वाली है बेसिकली, इसलिए मैंने उसे क्या कर लिया, एक जगह पे रख लिया।
अब नेक्स्ट आगे ड्यूरेशन, अकाउंट्स में कितने टाइम पीरियड के लिए बनाऊं, किस ड्यूरेशन के लिए अकाउंट्स बनाऊं कि वो अकाउंट्स बाकियों से मैं मैच भी कर सकूं। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, अगर मान के चलो मैंने अकाउंट्स अपने बनाए ही नहीं, मैंने अकाउंट्स कब बनाए, साल खत्म होने के बाद बनाए, यानी कि साल के एंड में बनाए, ऐसा आजकल हो रहा है। बट बेसिकली मैं क्या करी, मैंने अपने अकाउंट्स बनाए ही नहीं। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है, मैंने उस टाइम पे अकाउंट्स बनाया। अब मेरा बिजनेस तो खत्म हो रहा है, ठीक है, अब इस टाइम पे मैं अकाउंट्स बना रही हूँ। अब मैंने अकाउंट बनाया, मुझे पता चला रही मुझको तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया, मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया बिजनेस से। तो क्या अब इस टाइम पे मैं उस लॉस को कवर कर सकती हूँ? जब मेरा बिजनेस ही बंद हो रहा है तो उस टाइम पे ये पता लगाना कि मुझे नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, क्योंकि अब वो कवर ही नहीं हो सकता। तो इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि मैं अपनी बिजनेस की एंटायर लाइफ को कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड कर दूं और उसमें अकाउंट्स बनाऊं और चेक करती रहूं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन कर रहे हैं। अब ड्यूरेशन में भी दिक्कत आ गई, लोगों ने क्या किया, क्या ड्यूरेशन बनने लगी, क्योंकि बिजनेसमैन है, अपनी मर्जी है, कैसे भी वो ड्यूरेशन को बना रहे थे पहले स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में अकाउंट का बस स्टार्टिंग ही हुई थी अभी, ठीक है। तो अब वो अपनी मर्जी से अकाउंट्स को बना रहे थे। उन्होंने क्या किया, अकाउंट्स बनाए शुरुआत में ईद टू ईद, दिवाली टू दिवाली, क्रिसमस टू क्रिसमस, मतलब इस टाइम पीरियड में फेस्टिवल टू फेस्टिवल अकाउंट्स बनने लगे। तो उसका भी कोई फायदा नहीं होने लगा, क्यों, क्योंकि एक एक अकाउंट दूसरे से मैच ही नहीं हो सकते, जब सेम टाइम पीरियड में ही नहीं बने तो मैच नहीं हो सकते। तो अब ड्यूरेशन के लिए प्रॉब्लम आने लगी, तो ड्यूरेशन में उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया अपना ड्यूरेशन। अब क्या आ गया, दो तरीके के ईयर्स आ गए इसके अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ईयर्स आते हैं, दो तरीके के ईयर्स होते हैं। एक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर, कैसा आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कैलेंडर ईयर, कैसा ईयर है मेरा, कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है, ठीक है, जो हमारे टैक्स अथॉरिटी ने फाइनल किया है। वो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि एवरी ईयर जब मैं अकाउंट्स को बना रही हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी अकाउंट्स को, 1 अप्रैल से स्टार्ट करूंगी बनाना, 31 मार्च को ईयर की एंडिंग करूंगी, ईयर की क्लोजिंग करूंगी, मतलब इसी ड्यूरेशन में मेरा अकाउंट्स बनेगा। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर बहुत सिंपल है, ये हमारा बेसिक ईयर है, जो हम कहते हैं न्यू ईयर है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। ये मेरा क्या आ गया, यहाँ पे कैलेंडर ईयर आ गया। बेसिकली इसमें दोनों में क्या एक चीज कॉमन है कि दोनों 12 मंथ्स के पीरियड है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा है, हम किसको यूज करें, फाइनेंशियल ईयर को यूज करें, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च को ही यूज करें। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इसको फटाफट से खत्म करते हुए हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हम उसको स्टडी करते हैं। वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी। हम सबसे बेसिक डेफिनेशन कर रहे हैं जो आपको मैक्सिमम बुक्स में मिलेगी, मैक्सिमम नहीं, हर एक बुक में ही होती है। वो हमारी डेफिनेशन किसने दिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, AICPA। उसने कैसे डेफिनेशन दिया, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग को उसने क्या कह दिया कि एक आर्ट है, ये कला है। कैसी कला है ये, हमें पता है कि जितना अकाउंटेंट एक्सपीरियंस्ड होता है उसको उतनी ज्यादा क्या मिल रही होती है, सैलरी मिल रही होती है, उसका उतना ही अच्छा सा क्या होता है, पैकेज होता है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट का मतलब कि जो इतना इसको प्रैक्टिस करता जा रहा है उसको इतना इसमें क्या हो रहा है, स्पेशलाइज हो रहा है, उसको उतने ही ज्यादा क्या मिल रही है, सैलरिफिकेशन। का मतलब क्या है, होमोजीनियस ट्रांजेक्शन, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो एक पर्टिकुलर पर्सन से, एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेट करती है, उसको एक जगह पे रखना। जैसे अभी हमने अपने सप्लायर ए की बात की कि मैंने उसकी सभी ट्रांजेक्शंस को एक जगह पे रख दिया, मुझे क्या फायदा हो रहा है उसको करने का, कि एग्जैक्टली जिस टाइम पर मुझे उसे पेमेंट करनी थी मुझे फायदा मिल रहा था। और क्या फायदा है कि उससे रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन एक जगह पे। नेक्स्ट टाइम है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, समरी को तैयार कर रहे हैं, यानी कि अपने उस अकाउंट्स को तैयार करने के बाद अकाउंट बन गए हमारे। क्लासिफाइंग जब हमने की तो बेसिकली हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे लेजर क्या है, एक बुक है जिसके अंदर हमने क्या बना दिया, हर एक पर्सन का सेपरेट क्या बना दिया, अकाउंट बना दिया, ठीक है। तो अब उसके अकाउंट के हम क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं। क्या निकालने वाले हम उस अकाउंट के बैलेंस निकालने वाले हैं। बैलेंस का क्या मतलब था, मान लीजिए हम उसी सप्लायर पे आ जाते हैं अपने ए पर, मैंने उससे पहले 25,000 का सामान लिया, फिर मैंने उसे 10,000 की पेमेंट कर दी, फिर मैंने उससे 15,000 पेमेंट कर दी, फिर मैंने उससे कितने का सामान लिया, 15,000 का, फिर मैंने क्या करा उसको, अब वो मेरे से पेमेंट लेने के लिए आ गया। तो बिल्कुल बेसिकली समझिए कि लेजर अकाउंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी सभी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रख रहे हैं, ठीक है। लेजर के अंदर हम क्या बना रहे हैं, अकाउंट जो क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, एक जैसे दिखने वाली ट्रांजेक्शंस को, एक जैसे पर्सन से रिलेट करने वाली ट्रांजेक्शंस को हम एक ही जगह पर रख रहे हैं।
तो वो हमारा हो गया अकाउंट बन गया उस पर्सन का। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एकदम से वो अगर हमसे पेमेंट लेने के लिए आ रहा है, वी ऑल नो दैट 25,000 का सामान लिया, फिर 15,000 का सामान लिया, टोटल सामान कितने का ले लिया हमने से 40,000 का, पेमेंट कितने की कर दी 10 की, बैलेंस कितने का बच गया 20,000 का। तो यही चीज ही बस इसका एक आउटपुट जो आ रहा है वो यही आने वाला है, इसका फॉर्मेट चेंजेस आने वाले, वो हमारा क्या होता है लेजर होता है। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम क्या करें, एक समरी तैयार कर रहे हैं कि हमने किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बेसिकली इतना ही समझो कि उसकी मैंने क्या कर दी समरी बना दी, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का यहाँ पे क्या मतलब है कि हम जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो किसी रूल के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, उन रूल्स के हम आगे स्टडी कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर ही हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, यानी कि एक सेट ऑफ रूल मिलेगा हमें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग आर्ट ही है, अकाउंटिंग साइंस भी है। साइंस कैसे है कि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो हम अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो एक रूल के बेस पर होता है, तो वो हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। और इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने अभी बताया वो ट्रांजेक्शंस चाहे वो बिजनेस के लिए कितने भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर वो मनी की टर्म में मेजर नहीं हो सकती, उसको हम पैसे की टर्म में माप नहीं सकते, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शंस होनी चाहिए। ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली लेन देन ही होता है बिजनेस का। एंड इवेंट्स, इवेंट्स का क्या मतलब है, वो ट्रांजेक्शन का रिजल्ट ही क्या बन जाता है, हमारा इवेंट बन जाता है। जैसे कि मान लो मैंने 30,000 की पेमेंट कर दी एक, तो क्या रिजल्ट आया इससे, तो इससे क्या रिजल्ट आया हमारा कि हमारे पास से कैश चला गया 30,000 रुपये, ठीक है। और हमारा जो ये ए था अब वो हमसे दोबारा पैसे नहीं मांगने आने वाला, तो ए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से यहाँ से खत्म हो गया हमारा। और हमारा जो कैश है, कैश में से भी कितना रिड्यूस हो गया, कितना कम हो गया, 30,000 हमारा कम हो गया। नेक्स्ट, which are part at least of financial character. Financial character again meaning इसका सेम है। Financial character means those transactions which can be expressed in terms of money are the financial character transactions. Next, and interpreting the result thereof. ऐसा अभी मैंने क्या बताया था कि अब हमें दूसरे का भी जानना है, हमें ये भी जानना है कि दूसरे लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम दूसरों के रिजल्ट्स को क्या करें, इंटरप्रेट करें, यानी कि रीजंस भी ढूंढना है, ठीक है। एक तो इंटरप्रेट का मतलब होगा कि हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, हमें ये देखना है हमें कितने का होगा, दूसरे को कितने का होगा। और एक हम उसमें क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रेट का मतलब है कि पहले मुझे इतने का फायदा नहीं हुआ, अब इतने का फायदा हो गया, क्यों हो गया इतने का फायदा, रीजन ढूंढना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉसेस में ही रीजन ढूंढे जाते हैं, प्रॉफिट में भी रीजन ढूंढे जाते हैं। और ये हमें किसने दी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, इसी चैप्टर को हम एक तरीके से इसकी 3 वीडियोस बनेंगे और ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। थैंक यू।